Let me unmute myself first. So am I audible, visible to all? Yes, those who have joined. तो चलिए शुरू करते हैं पार्टिसिपेंट्स में। या एक बार रेस्पॉन्ड कीजिए प्लीज फटाफट से, ताकि हम शुरू करें। यस, तो आपका एक लेक्चर, यू हैव ऑलरेडी हैड वन लेक्चर इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मोजलेज लॉ ऑफ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसकी इन्वेस्टिगेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आप लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैक्सिमम रहता ही हूं। तो एक बार आप लोग मुझे प्लीज जल्दी से यहां पर रेस्पॉन्ड करें, कौन कौन यहां पर चैट्स में हैं। यस, सो 11th केमिस्ट्री, दोज हु हैव ज्वाइंड, पार्टिसिपेंट सारे एक बार मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अपने मैसेजेस मेरे साथ एक बार आप शेयर करें। मैं कम्युनिकेट भी कर लेता हूं, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ माइन ऑन दिस सेटअप, सो दे माइट बी सर्टेन इश्यूज, तो उनको साथ साथ एड्रेस करते जाना है। यस, तो दोज हु हैव ज्वाइंट, जल्दी से पार्टिसिपेंट्स अभी तक। अभी EMRS बैच है ये। तो इस EMRS बैच में कौन कौन है, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने मैसेज डाला है बच्चों आप लोगों को, तो आप अपना अपना एक बार इंट्रोडक्शन दें और शुरू करें। दैट इज हाउ वी एक्चुअली और यूजुअली स्टार्ट क्लासेस। सो आई हैव, मैंने एक मैसेज आप लोगों को भेजा है। आई हैव सेंट अ मैसेज टू ऑल। सो ऑडिबल विजिबल वाला, तो यहाँ पे देखते हैं पीजीटी केमिस्ट्री शाहपुरा, ERMRS शेल्टी, निचर एचपी, और कौन कौन है, मंगला कर्नाटका। ओ, सो मीन्स वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी वेरियस स्टेट से, एक एचपी से हैं तो दूसरे कर्नाटका से हैं। तो आप देखिएगा एक नॉर्थ और एक साउथ, कहाँ अलग अलग हिस्सों से। दिस इज दी, दैट इज व्हाट ब्यूटिफाइज ऑर्गेनिक और मतलब ऑनलाइन कोचिंग इमेंसली। आप ऐसे मानिए ऑनलाइन का यही एक फायदा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। एक बार आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है मैं ही टाइम से आया हूं। पारुल वर्मा, और कौन कौन है, ERMS, तो ये बैच का नाम ही है शेल्टी। देखिए मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं एक बार। माई सेल्फ अश्विनी त्यागी, स्टार्टेड टीचिंग इन बैक देन इन 2005-6। IIT रुड़की बीटेक ग्रेजुएट हूं केमिकल इंजीनियरिंग से। एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, सिर्फ अश्विनी त्यागी टाइप करेंगे गूगल पे, तो आई एम श्योर के सबसे ज्यादा आपको जो वीडियोस नजर आएंगे या जो भी चीजें नजर आएंगी वो लगभग लगभग अश्विनी त्यागी, मतलब यूट्यूब इकोसिस्टम या ऑनलाइन में तो फेमस एक ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग भी अपने मैसेजेस जरा एक बार टाइप करें, ताकि हम लोग शुरू हो जाएं। तो हाँ, हमने पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें की थी उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चैप्टर्स में से एक है ये, जिसका नाम है
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी ये एक गेटवे भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम एंटर करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करने के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर जो है वो यही है। कैसे? आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंटर आप पीरियोडिक टेबल, एंट्री पीरियोडिक टेबल से ही होती है। पीरियोडिक टेबल को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं किसकी तरफ? केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। आपको पहले तो ये बताया जाता है कि एलिमेंट्स क्यों हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, कौन बॉन्ड बनाना चाहेगा, कौन बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, इस टाइप की चीजें आती हैं। दूसरी चीजें आ जाती हैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद, अब रास्ता खुल जाता है आपके पास। अब नेक्स्ट चीजें आ जाती हैं आपके पास पी ब्लॉक, साथ में आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक, यहीं से आता है सारी चीजें, डी एंड एफ ब्लॉक। एंड नेक्स्ट में हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन में से एक है। तो आप ध्यान से देखेंगे एवरीथिंग। एक बार आप मुझे प्लीज रेस्पॉन्ड करें, अगर जुड़ चुके हैं तो एक बार रेस्पॉन्ड कीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री शाहपुरा, साथ में काटे, कल्याण, मंगला कर्नाटका, मैंने तो खैर ज्वाइन किया हुआ ही है, तो सभी लोग हैं। तो एक बार प्लीज आप लोग वीडियो ऑडियो को लेके एक बार रेस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सेटअप के साथ जूम के थ्रू आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो यहां पर अब आप देखेंगे ये आप लोगों का पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये क्या होता है? ये एंट्री पॉइंट है, दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस इज एंट्री पॉइंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बाकी सिलेबस चेंज हो चुका है। जेई एडवांस्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें तो और भी ढेर सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन जेई मेन में मोटे मोटे तौर पे मींस रफली दीज आर द टॉपिक्स जो जेई मेन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी हैं, जो आपके वेरियस बोर्ड्स के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो एक बार आप देखें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा आया कहां से? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? लास्ट क्लास में मैम ने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बेसिक चीजें बता दी थी कि डॉबरिनर लॉ, इसके अलावा न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉबरिनर का ट्रायड लॉ क्या होता है। मेंडलीव्स ने एक बेसिक आइडिया दिया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वो गलती क्या थी उसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, और मोजले ने उसको कैसे उस गलती को एक्सप्लॉइट किया अपने नाम को चमकाने के लिए। दिस इज हाउ इट इज। यही चीजें हैं जो आपको आज पता चलेंगी। तो देखो जरा ध्यान से, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे तो जरा यहां से वाइप आउट करते हैं फटाफट से। तो अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं स्टार्ट कर लेता हूं, तो आप लोग अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो दैट विल बी रियली ग्रेट, उससे थोड़ा और फायदा हो जाएगा। यहां पर देखिए अब हमने क्या किया है। अब हम अगर स्टार्ट करें बेटे, प्लीज नोट कीजिए, यहां से अगर हम स्टार्ट करें कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है क्या, व्हेन वेरियस एलिमेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं। एक है अर्लियर एफर्ट्स, एक तो हमारे पास अर्लियर एफर्ट्स है। अर्लियर एफर्ट्स का मतलब ये एफर्ट्स हैं सिर्फ जिन्होंने रास्ता निकाला, दो दीज आर दी एफर्ट्स जिनकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ पाते हैं, जिनकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ पाते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप मान के चलेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन न्यू लॉज ऑफ, जो भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे आप कहते हो, वो सबसे पहले डराइव किसने किया था? एक्सरे स्पेक्ट्रम से डराइव किया गया था। कैसे डराइव किया गया था? वी विल टॉक अबाउट इट, और बिल्कुल जीरोथ लेवल से पढ़ना है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का आप लोगों के लिए मूल मंत्र ये है कि पहले एनसीईआरटी की रीडिंग आपकी एक बार हो जानी चाहिए। जो शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। क्लासरूम में आप लोगों को जो डीपीपीज प्रोवाइड होंगी पेस की तरफ से, वो सारी डीपीपीज आपने सॉल्व करनी है, बस यही आपने फॉलो करना है। तो ये अर्लियर एफर्ट्स में हमारे पास कई सारी चीजें आ जाती हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। सबसे पहले आपने डॉबेरिनर के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ चुके हैं। थर्ड में हमारे पास लोथर मेयर कर्व्स आ जाते हैं, लोथर मेयर कर्व्स।
लोथर मेयर कर्व्स ये आ जाता है, और नेक्स्ट में हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आ जाता है। मेंडलीव ये कुछ अर्लियर एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में बेसिक हेल्प हो जाती है। अब बात करेंगे, अगर हम बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जो हमें पढ़ना है। दीज आर अर्लियर एफर्ट्स, इनमें बहुत सारी बातें सही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे लोथर मेयर कर्व। इट इज वेरी ब्रिलियंट आइडिया कि आपने क्या किया, आपने एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के साथ प्लॉट कर दिया, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया था। बट द प्रॉब्लम इज, आइडिया अच्छा हो बट इट शुड बी सिंपल ऑल्सो। आइडिया सिंपल नहीं था, इट वॉजंट सिंपल एट ऑल। तो ये आइडिया अच्छा तो था लोथर मेयर वाला, बट इट वॉज नॉट सिंपल, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज याद करना कि असेंडिंग सीरीज में कौन आएगा, डिसेंडिंग कर्व्स पे कौन आएगा। पीक्स आर, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड बाय अल्कली मेटल्स, बॉटम आर ऑक्यूपाइड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज बेसिकली वैलिड फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। तो इस वजह से ये जो पार्ट है ये डिस्कार्डेड है, मैम ने हालांकि इसको आपको पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में कहां से आती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता कहां से निकल के आता है, वेयर एज इट एक्चुअली कम फ्रॉम। सो मोजले, साइंटिस्ट का नाम आप एक बार ध्यान से देखेंगे, मोजले इन्वेस्टिगेटेड एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब ये एक्सरे स्पेक्ट्रम बड़ी मजेदार चीज है, मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेके चलूंगा 1 मिनट के लिए। हमने क्या पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कैथोड रेज। डू यू रिमेंबर कैथोड रेज? कैथोड रेज आपको आइडिया है? कैथोड रेज, डू यू स्टिल रिमेंबर कैथोड रेज, या आप भूल चुके हैं? जल्दी से आप मुझे बताएंगे, कैथोड रेज आपको मालूम है या कैथोड रेज आप भूल चुके हैं? यस, तो कैथोड रेज के बारे में बात करते हैं। एक मेटल टारगेट को लिया रॉइंटजन ने, किसने लिया? कैथोड रेज से क्या निकाला गया? एक्स रेज। ये किसने किया था? रॉइंटजन ने। अब देखो, याद रखना है बच्चों, एक बिल्डिंग को बनाने में यू नीड वेरियस मटेरियल्स फॉर अ बिल्डिंग, है ना, फॉर कंस्ट्रक्शन और टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग यू नीड वेरियस मटेरियल्स, और वो मटेरियल आपको अलग अलग सोर्सेस से प्रोवाइड होते हैं। यहां पर कैथोड रेज, सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद अगर हम बात करें एक्स रेज, रोएंटजन ने क्या किया, कैथोड रेज को हैवी मेटल सरफेसेस पे जाकर स्ट्राइक कराया। तो हैवी मेटल सरफेस से एक नए टाइप की रेज निकली, उनको बोला गया एक्स रेज। अब एक्सरे स्पेक्ट्रम को, यहां से कैथोड रेज गया, आप ध्यान से देखना, और यहां से एक्सरेज निकली, के अल्फा के बीटा, डिटेल में नहीं जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ये केमिस्ट्री में भी है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। यहां से हमारे पास एक्सरेज आ जाती है। अब इस एक्सरेज को यूज किया किसने? मोजले ने यूज किया। देखो यहां से कितनी डिटेल है, कितनी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहां से क्या है, एक्स रेज को सबसे पहले किसने यूज किया? एक्स रेज को मोजले ने, MOSELEY, इसने यूज किया। और इन्होंने क्या किया? अ ब्रिलियंट आइडिया बाय अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही इन्वेस्टिगेटेड एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ 38 एलिमेंट्स। 38 एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट किया? मेटलॉइड या मेटल, एक बहुत लाइट मेटल है अल्यूमिनियम, इन्होंने अल्यूमिनियम से स्टार्ट किया एंड गोल्ड तक सारे 38 एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया। स्पेक्ट्रम तो समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी? ये जो बार बार ये हैवी टर्म्स यूज होंगे, देर इज नथिंग एज रॉकेट साइंस इन दिस, बहुत इजी चीजें हैं ये, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो ही चीजों की आती है, एक अंडरस्टैंडिंग दी टर्मिनोलॉजी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। एक चैप्टर को अगर आपने दूसरे चैप्टर से पहले पढ़ लिया तो वो पूरा स्पॉइल कर देगा। अगर आप जीओसी को पहले पढ़ रहे हो और आइसोमेरिज्म को बाद में पढ़ रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन आइसोमेरिज्म पहले आना चाहिए। तो एक ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। अब यहां पर देखो, मोजले ने क्या किया, ही इन्वेस्टिगेटेड 38 एलिमेंट्स। 38 एलिमेंट्स को इसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अब 38 एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए सबसे पहली चीज क्या आ गई, यहां से शुरू करते हैं। He started with aluminium and ending with gold. What he found? He observed that
द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज एमिटेड। भाई एक्सरे अगर कोई एमिट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, कोई फ्रीक्वेंसी होगी, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स, राइट। तो यहां पर आप देखो एक्सरे स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एक्सरे स्पेक्ट्रम को जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, एक चीज उनके दिमाग में आई, that he observed that the frequency of X-rays emitted, square root of frequency, was nearly directly proportional to mass number. So he plotted certain graphs with respect to versus mass number, means frequency, square root of frequency of X-rays and mass number को उसने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद कुछ ग्राफ आए जो कि नॉन यूनिफॉर्म थे, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ थे, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के साथ उसको दोबारा से प्लॉट किया। इट वॉज एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म, मीन्स y इक्वल्स टू x, सीधे y इक्वल्स टू x वाला कर्व बन गया। तो यहां से पता चला कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आप पढ़ते हो हाइड्रोजन से लेके, और अगर लास्ट तक हम लोग जाएंगे, हाइड्रोजन से लेके कहां तक जाएंगे, आप एक बार फिर से देखेंगे बेटा, आप में से कई सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप प्लीज बात मुझसे बीच में जरूर कीजिएगा। वीडियो इज नॉट विजिबल, बेटा वीडियो तो विजिबल है, एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लें, एक बार अपनी तरफ से आप चेक कीजिएगा, माय वीडियो इज क्वाइट परफेक्टली विजिबल, राइट। यस, यहां पे रैंकी टू एवरीवन एक बोला है कि वीडियो इज नॉट वीडियो विजिबल है, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, एक बार थम्स अप दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से मुझे हल्के से एक जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। जस्ट वेन एवर आई से समथिंग प्लीज रेस्पॉन्ड टू दैट, सो दैट आई मे अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार जल्दी से आप लोग रेस्पॉन्ड करें, थम्स अप दे सकते हैं, आप सीधे रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन है यहाँ पे, मैं एक रिएक्ट करके आपको दिखा देता हूं, जस्ट लाइक दैट। आप मुझे थम्स अप दे सकते हो लाइक आई गिव अ व्हाइल बैक, राइट। तो आप जल्दी 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 से मुझे बताएंगे। अब देखिए यहां से क्या होता है, मोजले ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मोजले इन्वेस्टिगेटेड एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ 38 एलिमेंट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। उसने देखा एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज, he initially plotted with a mass number, mass number is called, this is called number of nucleons, क्या कहते हैं इसको, number of nucleons कहा जाता है, this is called number of nucleons, तो हम इसे number of nucleons बोलेंगे। so number of nucleons, after the class I will call you, right। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में आप ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। तो आपको यहां पर मैं लिख के एक बार बता देता हूं डिटेल में, यहां से याद रखना है, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, जो एक्स रे यूज की गई उनकी फ्रीक्वेंसी, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, और साथ में मास नंबर के साथ में प्लॉट किया। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखो, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज नॉन लीनियर, ये क्या है मेरे पास, नॉन लीनियर है, तो नोट करने वाला पॉइंट बन गया ये। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, दैट द ग्राफ बिटवीन, जब हमने किसको प्लॉट किया, दिस स्क्वायर रूट दिस वर्सेस ए, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इज नॉन लीनियर, ग्राफ नॉन लीनियर आ जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कर्व। ये दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, इन दोनों चीजों को हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया फर्दर, एंड ही ऑब्जर्व्ड व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, किसके बीच में, ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वर्सेस किसके, जेड के साथ में ग्राफ प्लॉट किया। तो ही ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। बी कोई एक नंबर है, कॉमन सेंस यूज करना है हमेशा, एक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, नंबर में से सिर्फ नंबर ही माइनस कर सकते हो आप, नंबर में से नंबर ही माइनस कर सकते हो। इसका मतलब अगर इसमें से कोई चीज माइनस हो रही है तो इट हैज टू बी अ नंबर,
तो ये एक नंबर आ जाता है 1 2 3 4 सॉर्ट ऑफ के। अल्फा सीरीज के लिए ये 1 आ जाता है, बीटा सीरीज के लिए, गामा सीरीज के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रख दिया a और z माइनस बी। दिस इज कॉल्ड मोजलेस इक्वेशन। तो जो पीरियोडिक टेबल आज की डेट में आप लोग पढ़ रहे हो, इस पीरियोडिक टेबल का आधार, द बेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड मोजलेस इक्वेशन। तो अगर आपको यह बात क्लियर है तो जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में एवरीवन, यस, कमेंट सेक्शन में, चैट में, कमेंट सेक्शन में कोई आप में से अगर बताना चाहे तो बोल सकता है कि सर चीजें क्लियर हैं बिल्कुल, या मुझे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो देख लेते हैं। यहां पे नहीं, आप लोगों में से कोई भी शायद, चलिए देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से उन्होंने ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इट इज व्हाट? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ, तंजुन, थैंक यू वेरी मच तंजुन। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और एक दूसरे से बातचीत बहुत जरूरी है। यू हैव टू कम्युनिकेट एट पेस। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपसे हम कम्युनिकेशन अच्छा रखें, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन देयर विल बी कम्युनिकेशन गैप। थिंग्स, आपके जो भी डाउट्स हैं वो पाइलअप होते जाएंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे वो चीजें इनक्योरेबल हो जाएंगी, उसको हम डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ शायद पहली बार, मैं सुबह से शाम तक क्लासेस दे लेता हूं, तो मेरे लिए इट माइट बी जस्ट अनदर क्लास, फॉर यू इट माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट। तो आपको बहुत सीरियस लेके चलना है चीजों को, राइट? तो यहां पे अब देखो, यहां से प्लॉट किया तो उन्होंने देखा एब्सोल्यूट आ गया, तो यहीं से बात निकल के आ गई जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो एक बार मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन जो बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है यहां से, अब देखिएगा इस वाली स्लाइड के ऊपर कितने क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सबसे पहला चीज क्या बनेगी? हु प्रपोज्ड मोजलेस लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मोजले ऑब्वियसली। आगे बढ़ जाते हैं, ये इसका बेस क्या था? एक्सरे स्पेक्ट्रम। ही फर्स्ट प्लॉटेड विच ग्राफ? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस ए। सेकंड, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहां से आया है? मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर के साथ यूनिफॉर्म होता है। मास नंबर के साथ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आता है, एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ इज गोइंग टू बी 100% यूनिफॉर्म। तो अब यहां से जरा वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोजलेस लॉ क्या है। व्हाट इज मोजलेस लॉ? सुनिए, बड़ा इजी लेके चलेंगे। ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, कलर हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप जानते हो फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप ये बेटर अंडरस्टैंड कि कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, डेंसिटी कैसी है उसकी, ये सब दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस। जैसे कि मेंडलीव ने बोला था कि एटॉमिक मासेस होते हैं, नो, दीज आर एटॉमिक नंबर्स जो कि ड्राइव, यानी यहां पे ड्राइविंग सीट पे कौन है? ड्राइविंग सीट पे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया जाए। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है सर? द नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। अगर मैं बोल रहा हूं 14, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका नंबर 14 है। इन विच इन टर्न इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या है? आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। तो एक बार फिर से सुने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसे। ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जितनी भी किसी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर मींस इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज कर दें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, देन
आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यहां पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड, मतलब वो पीरियोडिकली घूम के आएगा। जैसे अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आप घूम के यहीं पे आ जाएंगे। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हो कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये है। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक सर्टेन वैल्यू के बाद खुद को रिपीट करते हैं, तो रेपिटेटिव इनका पैटर्न रहता है, नेचर रहता है। अब यहां से आ जाइए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, पढ़िए। पीरियोडिसिटी क्या चीज होती है, तो चलिए यहां पे देखिएगा, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दें, फॉर एग्जांपल सर अरेंज करके दिखाइए। मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया, मेरे पास आ गया लिथियम, लिथियम के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, बेरिलियम, उसके बाद मेरे पास बोरॉन आ जाता है, फिर नाइट कार्बन आ जाता है, बोरॉन के बाद व्हाट इज बोरॉन, आफ्टर बोरॉन देयर इज कार्बन, बोरॉन के बाद कार्बन आ जाता है, फिर नाइट्रोजन आ जाता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, और फिर क्या आ जाता है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, सोडियम। तो आप ध्यान से देखो, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ एलिमेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में 9 एलिमेंट सेम होता है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पीरियड से बदलना शुरू हो जाएगा ये। अब देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, यानी लिथियम भी +1 बनाता है, सोडियम भी +1 बनाता है। अब ऐसा क्यों है, ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूं, मैं इस कंप्यूटर, ये जो मेरा कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं ना सामने, जो डेस्कटॉप जो मेरा सिस्टम है यहाँ पे, ये अगर मैं इसको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है। क्यों, क्योंकि क्लास कोई भी हो अल्टीमेटली ये केमिस्ट्री जरूर पढ़ता है, ठीक है ना, विच एवर बी दी क्लास, 11th 12th ड्रॉपर्स, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, नीट ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स रैंकर्स ग्रुप, AIR 100 बैच, ऑल सुपर बैच, सुपर स्टार बैच, SRG बैच, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बैच, सो ऑल बैचेस, these all batches which are being taught at this point of time, वो ये इसको सिस्टम को सब कुछ पता है। तो आई थिंक उसको केमिस्ट्री अच्छे से आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए, खैर चलिए जोक सपाट, यहां पर देखो लिथियम बेरिलियम, अब इनमें होता ऐसा क्यों है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी आप पीरियोडिसिटी ऐसा होता क्यों है, व्हाई डू एलिमेंट्स, व्हाई डू एलिमेंट्स ऑफ विद सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड, ऐसा रेपिटेशन आता क्यों है, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो कॉज के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखो, इसका हमारे पास है 1s2 2s1, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। डिड यू नोटिस वन थिंग, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट, इनका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम। सो ये इनकी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। तो आपने बहुत इजी लेकर चलना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, दूसरा आपको पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी यहां पे देखिएगा, पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू द रेकरेंस, रीअकरेंस बोल सकते हो आप, of similar valence shell electronic configuration after certain regular interval। एक certain regular interval के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा हो जा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, बाकी क्या डिफरेंस है इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप देखिएगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिट्टो सेम है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो मेक अ नोट ऑफ दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स gets repeated or get repeated due to similar electronic configuration in the outermost, that is the cause। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्लीज लेट मी, जल्दी से बताएं कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, इससे तो बोरियत हो जाएगी। आप टू वे कम्युनिकेट करें। जल्दी से आप मुझे बताएंगे व्हाट इज, यस, तो लेट मी चेक कि आप में से कौन कौन सही से जवाब दे पाएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन करंट पीरियोडिक टेबल, जो एमपीटी जिसको बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल। तो ई, ये लाहुल ने बोला है, लाहौल ने बोला है कि 118। 118 में से कितने मैन मेड हैं? एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कितने, खैर छोड़िए, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो यहां पर देखो जरा एक बार, अब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लीज नोट करेंगे, इधर से इधर वाली जो चीजें हैं प्लीज ध्यान से देखेंगे, जो हम लेफ्ट टू राइट लेकर चलेंगे, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पीरियड्स कहते हैं। और जो टॉप टू, जो भी टॉप टू बॉटम आएंगे, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो बड़ा आसान सी चीजें हैं। जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम आएंगे, यहां पर तंजुन बिल्कुल सही बात है, 31 नहीं 47 मैन मेड है ना? तो 30 मैन मेड, गूगल से काम नहीं चलेगा। आप गूगल कर तो सकते हैं, लेकिन गूगल वॉन्ट हेल्प यू मच। गूगल यहां पे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो ये बात समझिएगा। इसलिए आपने समझना है 47 मैन मेड एलिमेंट्स है आज की डेट में। अगर आज की बात करूं, यानी अगर मैं आज आज की डेट की बात कर रहा हूं, 25 नवंबर 2024 की बात करूं, तो 47 मैन मेड एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल को एक बार मेरे साथ साथ बनाएंगे पहले, क्योंकि बनी हुई पीरियोडिक टेबल तो ये रही, ये बनी हुई है, देयर इज, लेकिन इसमें वो मजा नहीं आएगा। यू वोंट एंजॉय दी, जो जो इसका एसेंस होती है ना, यू विल एंजॉय दैट एसेंस जब आप इसे खुद से बनाएंगे। एक बार आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। यहां पर देखिएगा जरा एक बार, अगर मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया, सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द फर्स्ट थिंग दैट वी एनकाउंटर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। याद रखना है हमें सिर्फ मेन मेन, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा तंजुन, तंजिन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किन एलिमेंट्स के, देर आर सर्टेन एलिमेंट्स वी हैव टू इग्नोर, वी मस्ट इग्नोर, बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज फॉर, वो हमारे लिए उनकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, वो सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे विल प्लेस दैट, हमें उन्हें इग्नोर करना है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यू कैन नॉट इग्नोर। तो यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, हेलिना, करब से फरार। नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा आ जाता है बेटे? नेक्स्ट में आ जाता है बेरिलियम, बेमग का सरबारा। बेरिलियम बेमग का सरबारा। नेक्स्ट में मेरे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट में आप देखो, यहां से अगर मैं शुरू करूं, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स है दे आर 18, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज आर, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है हमारे पास? 7। तो यहां पर आ जाते हैं। अब देखना, इसमें बड़ा मजेदार क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। अब ये 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, नोट कीजिएगा, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? शक्ति वक्रमन, वक्रमन, फैकोनिकुजन, फैकोनिकुजन, शक्ति वक्रमन, फैकोनिकुजन। उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नेक्स्ट में आ जाता है इंडियम, और फिर आ जाता है थैलियम। उसके नीचे भी हैं सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है नियोन, उसके बाद अर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन।
ये आ जाता है हीलियम ऊपर की तरफ है। अब देखो जरा एक बार, सब लोग देखिए, बड़ी मजेदार चीजें आएंगी यहां से। इसमें अगर मैं इसमें आगे की तरफ बढ़ूं तो स्काइला एक, एक मतलब एक्टिनियम, लेंथेनम एंड एक्टिनियम, इन दोनों को आपने नोट करके रखना है। 57 और ये 88, 89 टू 103 क्या है हमारे पास, एक्टिनॉइड्स हैं। और 58 टू 71 हमारे पास क्या है, लेंथेनॉइड्स हैं। तो इनको आपने जरूर याद रखना है। ये आपके सामने ये आ जाता है जिरकोनियम, और यहां पर हाफनियम। रदरफोर्डियम है, लेकिन रदरफोर्डियम को हम 104 लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर, बिकॉज आप मान के चलेंगे कि 17 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसका नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया। तो इस प्रॉब्लम को, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, आयुपैक नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एलिमेंट्स। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जिनेवा सिस्टम से कुछ नाम रखने को बोला गया है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मतलब अन, 0 मतलब नील, 4 मतलब क्वाडियम, तो यूएनक्यू हो जाएगा इसका नाम। तो यूएनक्यू बोलते हैं, वैसे इसका नाम रदरफोर्डियम है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पे नियोबियम, देन टेंटेलम, नेक्स्ट में 105, नेक्स्ट क्रोमियम, मोलिब्डेनम, एंड नेक्स्ट टंगस्टन, टंगस्टन। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 106, नेक्स्ट टेक्नीशियम, उसके बाद रिहीनियम, नेक्स्ट 107। अगर आयरन की बात करें, रुथेनियम, ऑस्मियम, एंड नेक्स्ट में हमारे पास 108। अगर हम तंजिन बात करें, कैन यू प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी मेटल है जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये तो बोर्ड में आजकल जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें जो एमसीक्यू आते हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इन मेटल्स में से विच एलिमेंट हैज maximum electron affinity, first question. Second question, which element is the poorest conductor of electricity? Anyone knows? बताएं जरा एक बार फटाफट से, आई एम वेटिंग। आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्टिंग इंप्रेशन। तो आप अगर प्लीज कोई जवाब दे सकते हैं तो थोड़ी अटेंशन। लेड, अरे वाह, तो लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे पास रोहोडियम, रोहोडियम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इरिडियम, इरिडियम के बाद हमारे पास 109, एंड निकल, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट में आ जाते हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ये हमारे पास 110 आ जाता है, ये 111। तो ऐसे करके 111, यहाँ पे 112 आ जाता है, कॉपरनीशियम कहते हैं इसको। 112 क्या है, कॉपरनीशियम। तो तंजिन, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ये दिल मांगे मोर, आप मुझे प्लीज बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सोचते जाना है आपने, मोर यू थिंक बेटर यू बिकम, देयर इज नो अदर वे आउट, और कोई रास्ता एक्चुअल में है नहीं। तो आपने पहले सोचना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनी एलिमेंट। तो तंजिन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लाहौल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो यू बोथ हैव आंसर्ड करेक्टली। सो रिमेनिंग, और किस किसने जवाब नहीं दिया है, सो मेनी, बट ओनली फ्यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, रिमेनिंग आर कीपिंग साइलेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। बताएं जरा, इनमें से विच एलिमेंट हैज डी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अब इसके नीचे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक, वो अलग है, उसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक को वो नीचे रखा गया है टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजा आएगा सर्च करने में। तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट has d electrons, और which element has d electrons in its valence shell। वैलेंस शेल में इन एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा है जिसमें वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी d सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनीबॉडी? यस, वुड लाइक टू आंसर? नो, नो आंसर इज कमिंग मीन्स आप नहीं बता पा रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक एलिमेंट अकेला कौन सा है। अब यहां से नोट करना शुरू करना आप मेरे साथ साथ। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, दिस इज मोस्ट रेड्यूसिंग। ये हमारे पास क्या है, मोस्ट रेड्यूसिंग।
ये क्या है, मैक्सिमम रेड्यूसिंग, इसकी रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो नोट करेंगे, इट इज मोस्ट रेड्यूसिंग अमंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। विच इज मोस्ट रेड्यूसिंग? लिथियम इज मोस्ट रेड्यूसिंग। आगे बढ़ जाते हैं, अगर बात करेंगे रेडियम, इट इज मोस्ट रेडियो एक्टिव। इट इज मोस्ट रेडियो एक्टिव, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, रेडियो एक्टिव जो एग्जिस्ट करता है नेचुरली। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, सीजियम, रुबीडियम एंड पोटेशियम, दीज आर फोटोमेटल्स। ये नोट करते जाना है आपने मेरे साथ साथ। दीज आर फोटोमेटल्स विच आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स। ये मेटल्स को यूज किया जाता है अलोंग विथ सम जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके साथ में। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देखना बच्चे, टंगस्टन मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, टेंटेलम हार्डेस्ट मेटल, लेकिन हार्डेस्ट होने के साथ साथ आपने याद रखना है टेंटेलम भी और टाइटेनियम भी बहुत हार्ड होते हैं दोनों। अभी आपने देखोगा सर, यू हैड नॉट रिटन, ओके ओके, यहां पर जिंक, कॉपर बिफोर जिंक मिस हो गया है, कोई बात नहीं, वी विल डू इट। तो शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन जगह कम थी तो हमने एडजस्ट कर दिया। इंडियंस आर एक्चुअली एक्सपर्ट इन एडजस्टिंग थिंग्स, सो आयरन, देन कोबल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, देन 109। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट निकल, निकल, पैलेडियम, देन प्लेटिनम, एंड नीचे 110 आ जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो पकड़ में आ ही जाता। नेक्स्ट में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 111, ये 112। अब यहां पर देखिए वो पकड़ में ऑटोमेटिकली भी आ जाता, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पीएम श्री, जो भी आप, ठीक है आपका नाम है, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट। वैसे वो पकड़ में आना ही था अभी। अब इधर देखिएगा कैसे पकड़ में आता, कॉइनेज मेटल मैंने बताना ही था, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है मैंने आपको, याद रखिएगा। मैंगनीज में, इन सब में अगर बात करें तो ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो ये आपको यहीं पे लिख लेना है, यू नीड नॉट टू राइट इट सेपरेटली। यहीं पर आप पीरियोडिक टेबल जितना गंदा होगा उतना अच्छा है आपके लिए, इट विल बी बेटर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट में आ जाते हैं पैलेडियम, पैलेडियम ओनली मेटल जिसमें क्या होता है 4d10 होता है वैलेंस शेल में, 4d10 होता है वैलेंस शेल के अंदर। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दीज आर, ये सब के सब क्या होते हैं, दीज आर, ये सब कैमिज ऑप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है, कैमिज ऑप्शन, कैमिज ऑप्शन के लिए ये सब के सब क्या होते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मेटल्स हैं, ये सारे के सारे कैटलिस्ट हैं। फॉर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन के लिए निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दीज आर बेस्ट कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजन को पहले केमिजॉर्ब करते हैं और उसके बाद सप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं जिसको, ऑर्गेनिक में काम आएगी। नेक्स्ट में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर कॉइनेज मेटल्स। इसमें याद रखिएगा कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये कॉइनेज मेटल्स हैं, ये कॉइन बनाने के लिए यूज की जाती थी क्योंकि इनकी मैलिएबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये एक्चुअल में इनर्ट मेटल भी कहे जाते हैं कॉपर को छोड़ दें। बाकी सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड और साथ में याद रखना है प्लेटिनम, ये सब के सब फ्री मेटल्स में आते हैं, दोनों के दोनों फ्री मेटल में आते हैं, गोल्ड भी और प्लेटिनम भी। प्लेटिनम, इवन गोल्ड में तो प्रॉब्लम है, गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, आप लेकर ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, इट कैन बी ट्विस्टेड लाइक दैट, द वायर कैन बी ब्रोकन इजिली, बट यू कैन नॉट ब्रेक प्लेटिनम वायर इजिली। प्लेटिनम इज अ वेरी वेरी गुड, क्या है बच्चों, मेटल जो एग्जिस्ट करती है फ्रीली, आइडियल मेटल प्लेटिनम ही है, इट इज बेटर देन गोल्ड। बट गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लेटिनम, इसलिए इसे ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, लश्कर भी मेंटेन करता है इसका। गोल्डन जो क्या होती है इसकी, येलो, गोल्डन येलो लश्कर होता है, ऊपर चमक होती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड मेटल है, इट इज अ लिक्विड मेटल, मरकरी इज लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी हमारे पास क्या है, लिक्विड मेटल है। याद रखना है सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर बात करेंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, गैलियम, गैलियम में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो गैप होता है दैट इज मैक्सिमम,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग गैप इज मैक्सिमम। तो याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट इज जस्ट 30 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 2500 केल्विन। तो ये बात याद रखनी है, इतना गैप आ जाता है, इसी वजह से इसे हाई क्वालिटी थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, जिन्हें कहते हैं रोलेंट थर्मोमीटर्स, उनमें इसे यूज किया जाता है। आपको बता देता हूं कि गैलियम गैलियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर बॉडी पे गैलियम को अगर आप लेंगे तो इट विल साउंड लाइक स्टील, आप टन टन की आवाज कर सकते हो 16 डिग्री सेल्सियस पे, 17 डिग्री सेल्सियस पे। बट एज सुन एज यू जस्ट पुट अ पीस ऑफ गैलियम ऑन योर पाम, it melts after few seconds and becomes a liquid. So it is a very good metal, it is metalloid type, semi metal। तो सेमी मेटल विच इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, क्योंकि इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी हाई। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगर बात करें इन सब में कार्बन मैक्सिमम कैटेनेशन, हियर इट शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स, स्टेबल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स इज कैटेनेशन। नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों, आप मुझे बताएंगे इन सब में से देखकर, याद रखना है पोलोनियम, पोलोनियम 210 डेंजरस एलिमेंट है, इट इज फार मोर डेंजरस, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन इन एटॉप्सी, ये एटॉप्सी में भी डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इतना खतरनाक है, इट इज डेडली पॉइजनस, स्लो किलर। तो ये याद रखना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाता है और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये स्लो पॉइजन होता है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पोलोनियम 210। आगे हैलोजेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कॉमन सॉल्ट में ये सबसे ज्यादा मिलता है, देयर आर सो मेनी। अगर मैं यहां पर एक, यहां से देखिए, if I plot one diagonal here, so this is called longest diagonal of periodic table। इस longest diagonal में upper elements are 100% non-metallic, lower elements in this triangle are metalloids or typical metals, or these elements which are placed on left side of this triangle are metals। so ये बात याद रखनी है, अभी ढेर सारी चीजें बाकी हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोई यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं? If you want to ask anything, please. Yes, Lafa, Juna, Junar Dev, Bikrampuर, everyone, please tell me। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं। तो स्टूडेंट्स नहीं, शायद ये स्कूल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, राइट? EMRS। So there is no language problem, right? Because I have been instructed to use Hindi plus English mixed language। So आप लोग कंफर्टेबल हैं? एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को तो बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे EMRS कुजरा टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यस तंजिन, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नॉट वेरी मच, हमारा जो सिस्टम होता है पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है, उसमें हम स्टूडेंट से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, तो थोड़ा अभी धीरे धीरे चीजों को लाएंगे उस पर भी, दैट वी इंटरेक्ट मोर टू अंडरस्टैंड और टू एग्जैक्टली फिगर आउट कि कहीं पे आपको इश्यू तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हियर वी गो। हाइड्रोजन इज नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल, सो इट हैज बीन प्लेस्ड विद हैलोजेंस एज वेल। हीलियम हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। तेंजिन प्लीज टेल मी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, इन सब में से which inert gas is present in the atmosphere, है ना, to maximum extent? What is the maximum percentage of the which inert gas is present maximum to maximum extent in atmosphere? जल्दी से please tell me fast, percentage of which of the following is maximum? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon और UUO, इनमें से अनिल ऑक्टियम। विच? हीलियम। हीलियम इज नॉट करेक्ट, एक्चुअल में अर्गॉन होता है। ये केवीपीवाई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में भी आ चुका है, कई बार पूछ लेते हैं, और ये एनसेक में भी आ चुका है। अगर आप एनसेक के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये एनसेक में भी आ चुका है, एनसेक केवीपीवाई सब में आ चुका है ये क्वेश्चन।
सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके इवन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो अर्गोन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। अर्गोन इज प्रिपेयर्ड, अर्गोन गैस एक्चुअली इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर में सबसे ज्यादा यही होता है। एयर में थर्ड मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हाइड्रो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड पे क्या आता है? थर्ड पे यही आता है, अर्गोन। अर्गोन आर्गन कह देते हैं कुछ लोग, बट इट इज एक्चुअली अर्गोन, आप जो भी नाम बोलना चाहें, बट इट इज अर्गोन। नेक्स्ट पे आएंगे। अब देखो ये दीज टू आर, ये सारे के सारे क्या है? प्योर मेटल, सॉफ्ट मेटल। ये सब के सब क्या है? सॉफ्ट मेटल है। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। आपको डिटेल में पढ़ना है जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो। डजेंट मैटर हाउ बोरिंग द चैप्टर इज, यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू दैट, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। हर चीज को टच करते हुए निकलना है अच्छे से। वी हैव टू इलैबोरेट, वी हैव टू स्ट्रेच एवरी पॉइंट। Wheresoever, if you want to discuss nickel, we can discuss nickel for half an hour. There are so many reactions of nickel. There are so many properties of nickel. We can discuss nickel for half an hour. We can discuss copper. We can discuss any of the compound, any of the element for half an hour minimum. Most of the elements have so many properties like copper types of copper, filtration, extraction of copper. So many things can be discussed जो कि आपके वेरियस कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बात करेंगे दीज आर प्योर सॉफ्ट मेटल्स। अगर आप सोडियम को लेके चलेंगे तो यू कैन इवन कट इट विद नाइफ, नाइफ से आप इसे कट कर सकते हो। और जो फेसेस आएंगे, जो न्यू फेसेस आते हैं, these faces are actually bright lustrous faces, but these fade away because of air oxidation. ओके, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगर बात करें इसमें यहां पे देखिएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनम। एक चीज आपसे पूछी जाए, आप में से कोई भी, चलिए खैर, विच एलिमेंट अमंग दीज, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सिंपल क्वेश्चन, यस, EMRS कुजरा। Which element has maximum electron affinity? More interaction, better outcome. So let's interact as much as possible. चले, tell me fast. Which element has maximum electron affinity? इनमें से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है? लेड इज नॉट करेक्ट। Which element among metals has maximum electron affinity? तो याद रखना है, among metals gold has maximum electron affinity. Gold. How can I say that? Gold. याद, if you remember that SRP, आप देखेंगे 11th NCERT में, there will be a topic called electrochemical series. Redox reactions में आप देखेंगे क्या आएगा? Electrochemical series, wherein you will find स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है। इट हैज बीन प्लेस्ड नियर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के आसपास रखा गया है इसको। फ्लोरीन का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है? फ्लोरीन से सेकंड लास्ट क्या होता है? गोल्ड। तो याद रखना है, आफ्टर फ्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एक्वस मीडियम में ऑरिक की Au+3 की बहुत ज्यादा होती है। तो दिस हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग मेटल्स। मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी की होती है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, एल्यूमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल यूज्ड इन मेकिंग द बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय को यूज करते हैं, विच इज अ बुलेट प्रूफ शीट। एक बुलेट प्रूफ शीट भी होती है जिसपे नॉर्मल बुलेट पार नहीं कर पाती है, वेरी हार्ड अलॉय होती है वो। आगे बढ़ जाते हैं, कार्बन सिलिकन, सिलिकन इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। आगे बढ़ जाते हैं, गैलियम फॉर थर्मोमीटर्स। अगर टिन की बात करेंगे, टिन इज यूज्ड इन मेकिंग मैनी अलॉयज विच आर कोरोजन प्रूफ। आगे लेड, लेड इज यूज्ड, फर्स्ट इज लेड स्टोरेज बैटरी, यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेडिएशन प्रूफ शीट्स। रेडिएशन प्रूफ, दुनिया का कोई भी रेडिएशन 1 इंच
लेड शीट को पार नहीं कर सकता, इवन अल्फा पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस दैट, बीटा पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस दैट, गामा पार्टिकल, सो दोज विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर चैम्बर्स, उनमें लेड को ही लगाया जाता है। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये, इट इज वेरी कलरफुल। इसमें इतने कलर इसलिए तो है क्योंकि सारी की सारी केमिस्ट्री यहीं से डिसाइड हो रही है। अगर बात करें इनमें, यहां पे देखिएगा ऑर्सेनिक इज डेडली पॉइजनस, ऑर्सेनिक पॉइजनिंग इज ना, अगर ऑर्सेनिक बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, इट कम्स आउट ऑफ स्किन, स्किन से बाहर निकलता है, तो इतना खतरनाक है ये। अगर बात करें हम, फॉस्फोरस वेरी पॉइजनस, सल्फर वेरी पॉइजनस, हैव यू एवर सीन H2S? H2S स्मेल्ड H2S, इट इज लाइक, स्मेल्स लाइक रॉटन एग, रॉटन एग की स्मेल आती है। सल्फर, सल्फर के पार्टिकल लैब के अंदर टेस्ट हो रहा होता है तो पूरे के पूरे फ्लोर पे स्मेल आ जाती है, तो वो सल्फर है। ऑक्सीजन आप जानते हो, पोलोनियम हमने नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा पोलोनियम। ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, याद रखना है पीरियोडिक टेबल में मोर देन, प्लीज नोट कीजिएगा, मोर देन 78% मेटल्स, मोर देन 78% मेटल्स। इसमें क्या है, मोर देन 78% मेटल्स हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम इज मोस्ट अबेंडेंट मेटल, मोस्ट अबेंडेंट मेटल, अबेंडेंट मेटल, मोस्ट अबेंडेंट मेटल। अगर बात करें सिल्वर की, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर, बट ब्रिटल नेचर होता है, बेस्ट कंडक्टर, बट इसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्रिटल बहुत होता है, इट ब्रेक्स वेरी इजीली। कॉपर डजंट ब्रेक इजीली, इसलिए उसको यूज कर लेते हैं, कॉपर वायर्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, लेड इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड, गोल्ड के बारे में बात करते हैं, गोल्ड मैक्सिमम मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी मैक्सिमम होती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मींस इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसको आप छोटी छोटी बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इवन 50 ग्राम गोल्ड, 50 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2-3 किलोमीटर लॉन्ग वायर। आप सोचिए इतना डक्टिलिटी होती है इसकी, दैट इज हाउ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर मेड। छोटी छोटी वायर बना के और उन्हीं से क्या करते हैं हम, गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बनाते हैं। जो आपने देखा होगा जो गेज्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं वो इसी वजह से बनाए जाते हैं। याद रखना है 24 कैरेट यानी प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, आप उसे मोड़ सकते हो हाथों से, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड, दीज आर 18 कैरेट, दीज आर वेरी हार्ड। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, बात करेंगे इसमें टंगस्टन मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी है, फ्लोरीन, मिनिमम किसकी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीजियम। आगे बढ़ जाते हैं, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैक्सिमम किसकी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, और मिनिमम किसकी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेनॉन की है, किसकी है, जेनॉन की है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेनॉन की है। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, याद रखना है टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। एफिनिटी मींस लव, लव टुवर्ड्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, अभी तो नहीं। तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं, बात करें इसके आगे, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। अगर मैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करूं, दीज आर, ये क्या है, सबके सब कैटलिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कैटलिस्ट मेटल्स कौन सी हैं, तो निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट में आ जाते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर कॉइनेज मेटल्स। ये क्या है, कॉइनेज मेटल्स हैं, दीज आर कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ऑस्मियम, डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होती है। ओके, वन मोर क्वेश्चन एवरीवन, आप सुन पा रहे हैं अभी, क्योंकि आपका व्हेन डिड वी स्टार्ट, चलिए वो तो खैर मैं बात करके पता कर ही लूंगा चीजें। एक बार हमने सिलेबस जब से स्टार्ट किया है डजेंट मैटर, बट हम पीरियोडिक टेबल पे है दिसंबर के आसपास, इट इज नॉट मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन।
हमें इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, तो वी हैव टू एक्सलरेट, हमें इसे एक्सलरेट करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। अगर हम अभी अक्टूबर नवंबर में, नवंबर मिड के बाद, आज 25 नवंबर है एंड वी आर डिस्कसिंग द जस्ट थर्ड चैप्टर, इट मींस वी आर वेरी स्लो। तो हमें टेक्निकली और आइडियली वी शुड हैव रीच्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय नाउ, बट अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत दूर हैं। खैर, पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आप मुझे बताएंगे इनमें से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था। आप प्लीज ये बताइए जल्दी से, कॉइनेज मेटल के साथ साथ, चलिए अभी रहने देते हैं, डेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट। अभी आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, many questions. Why? To avoid wastage of time. But it is a very important question. If we move from left to right, density of elements increases, decreases, remains constant, or what? क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? Yes, कुर्जा, तंजिन एंड एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। तो यहां पर आपने देखना है कॉइनेज मेटल। चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करती है पहले, फिर डिक्रीज करती है। आप लोग इंक्रीज नहीं, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस टिल 8th ग्रुप, 8वें ग्रुप तक इंक्रीज करेगी, और उसके बाद क्या करेगी? डिक्रीज। मिड पीरियड तक ये क्या करेगी? मिड पीरियड तक इंक्रीज करती है, मिड पीरियड पे जाके। मिड पीरियड कौन सा होता है? आयरन फैमिली, आयरन फैमिली तक इंक्रीज करती है, उसके बाद तेजी से डिक्रीज करती है। सो इट इंक्रीजेस टिल आयरन यानी 8th ग्रुप एंड देन डिक्रीजेस रेडिली, रैपिडली। तो याद रखना है मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? मैक्सिमम डेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इरिडियम एंड ऑस्मियम दोनों की होती है, लगभग लगभग बराबरी होती है दोनों की। तो याद रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस, मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम एंड ऑस्मियम। याद रखना है डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 27 टाइम्स टू दैट ऑफ, मोर देन दैट ऑफ आयरन। मतलब आयरन का जो आप 1 किलोग्राम वे करता है पीस, अगर आप वही इरिडियम का बनाओगे इट विल वेट 27 किलोग्राम्स। यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट बाय यूजिंग वन हैंड, एक आर्म से, एक हाथ से आप उसे नहीं उठा सकते। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि इतना छोटे और डेंसिएस्ट एलिमेंट को आप उठाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप उतना, उसके पास सरफेस एरिया नहीं होगा कि आप समझ गए हो, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इसमें क्यों जाएं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। यहां से थोड़ा स्लो चलूंगा मैं समझाने के लिए आप लोगों को कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे तरीके हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के। कुछ जनरल क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोबल मेटल क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, दिस इज, ये क्या है? एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन, प्लीज नोट करना, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है। तो यहां पे याद रखना है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड बात अगर हम लोग करें तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइज्ड। याद रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में जाता है तो याद रखना है दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल, एस सबशेल में एंटर कर रहा है। तो आपने किसमें पढ़ा होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की चीज पढ़ी होगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस सबशेल में एंटर करता है तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके लिए जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिए होता है NS1 to 2। याद रखना है NS1 NS2, सिर्फ दो ही ग्रुप है।
आगे बढ़ जाते हैं। राइट साइड में जो रखे गए दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो इनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट। तो यहां पे लिख लेना है आपने ये बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, किसमें एंटर करता है, इनटू पी सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट, पी सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट, पी सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट। तो दीज आर कॉल्ड p block elements. They have been placed on right side of the periodic table. p block element में सबसे बड़ी बात क्या होती है, p block element में सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मींस p block contains all मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, ऑल सब मिलते हैं यहां पर। अब देखो जरा एक बार, यहां से ग्रुप 13 से शुरू है, 14, 15, 16, 17 and finally 18. These all are p block elements. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड। तो डेफिनेशन में यहां पे क्या आ जाएगा, लास्ट मींस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स दी डी सबशेल, डी सबशेल में एंटर कर जाता है। और एफ ब्लॉक में सेम डेफिनेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर जाता है। तो ये बहुत इजी पीजी है, तो याद रखना है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसको। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से हैं, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में याद रखना है, दोज एलिमेंट्स इन विच, दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, last electron of configuration enters to or into, enters into s subshell, s subshell of the outermost, s subshell of outermost, 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 यानी लास्ट वाली s सबशेल में एंटर कर जाए तो दीज आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ओनली टू ग्रुप्स, देर आर ओनली टू ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, देर आर ओनली टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आई होप इट इज विजिबल, ये विजिबल है आपको जो मैंने अभी लिखा है, तो आप देख सकते हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंटर्स इनटू एस सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट। सिंपल है बिल्कुल। अब यहां पर देखेंगे, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखना है, दीज ऑल आर टिपिकल मेटल, ये सारे के सारे क्या है, प्योर मेटल, सॉफ्ट मेटल्स। मेटेलिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम, मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दीज आर मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स, दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद रखना है, दीज आर मोस्ट मेटेलिक। आगे बढ़ जाते हैं, अगर बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्चुअली, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम की चीज का कोई मतलब ही नहीं है। दे एक्चुअली वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, गेन करना नहीं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी नहीं करते हैं, गेन भी नहीं करते हैं, लूज करना पसंद करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे प्योर मेटल्स हैं सारे, इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, सबके सब मेटल्स हैं, हाइड्रोजन यहां पे है ही नहीं, आप चेक कीजिए, सब मेटल्स हैं। कैल्शियम इज अ वेरी गुड मेटल, पोटेशियम इज अ मेटल। आप देखिए रुबिडियम, सीजियम, सीजियम को आप पानी में डाल दीजिए तो सीजियम पानी में आग लगा देता है, ब्लास्ट कर देता है, भाई आग नहीं लगाता, ब्लास्ट कर देता है। सोडियम ही आग लगा देता है। व्हेन दे कैच फायर इंस्टेंटेनियसली, व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में आते ही ये थोड़ी देर में जलने लगते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। इनकी जो ऑक्साइड होती हैं, चाहे सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम क्या बनाएगा, Na2O बना लेता है,
अगर मैं कैल्शियम के लिए बात करूंगा तो ये CaO बना लेता है। दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। कैसे पता चलेगा? इफ यू जस्ट ऐड वाटर टू इट, अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो इफ यू जस्ट ऐड वाटर टू इट, इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बेसिस आर फॉर्म। क्या बन जाएगा हमारे पास? NaOH, CaOH होल ट्वाइस, जिसे आप लाइम वाटर कहते हो। लाइम वाटर याद रखिएगा, इट इज ग्रीनिश ट्रांसपेरेंट ग्रीन, हल्का सा क्या होता है, ग्रीनिश टच होता है इसमें, ग्रीनिश कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये एक्चुअल में। इसमें कोई व्हाइट टर्बिडिटी सॉर्ट ऑफ नहीं होता है, वो लाइम वाटर अलग होता है। तो यहां पर जब CO2 पास करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो व्हाइट कलर आता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल क्या बनाएगा? एल्कली सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और एल्कलाइन क्या देता है बच्चों? एल्कलाइन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर शो करता है। तो एल्कली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एल्कलाइन +2 फिक्स्ड है ये, इट इज नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ यू टेक सोडियम, सारे एलिमेंट्स सारे कंपाउंड्स के अंदर सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। और जितने भी आपको यहां पर क्या दिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम है तो सब में +2 ही शो करेगा। अगर हम बात करें कोई और एलिमेंट ले लीजिए, सीजियम ले लेंगे तो +1 ही होगा। तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हुए, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर्स। अगर हम इनके फ्लेम कलरेशन की बात करें तो फ्लेम कलरेशन में देखिए जरा एक बार, अगर मैं लिथियम ले रहा हूं तो लिथियम क्या होता है? क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड होता है। एक बात हमेशा याद रखना है, एक बात आप, ये रेड कलर क्यों होता है? ये रेड कलर क्यों होता है? कैन यू सजेस्ट अ लिटिल? कोई भी आप में से, तंजीन, कुजरा, कोई भी आप में से जो EMRS कुजरा वाले हैं वो बताना चाहें तो प्लीज लेट मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि ये रेड कलर ही क्यों देता है? एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? या हमें याद करना है, इसको याद नहीं करना है, लॉजिकल है ये। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर मैं यहां पर सोडियम की बात करता हूं तो वो येलो आ जाता है, गोल्डन येलो कलर होता है। अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो वायलेट में आ जाता है। अगर मैं रुबीडियम की बात करता हूं तो रेड वायलेट में आ जाता है, रेड वायलेट में आ जाता है। अगर मैं किसकी, सीजियम की बात करता हूं तो ब्लू में आ जाता है, ब्लू। तो ये क्यों होता है ऐसा? आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है, कोई जरूरी नहीं है। याद रखना है, लिथियम में देखो साइज छोटा है, सोडियम में साइज बड़ा है, पोटेशियम में साइज और बड़ा है, रुबीडियम में साइज और बड़ा है, सीजियम में साइज और बड़ा है। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट हो रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, यहां पर ज्यादा लगेगी। इसका मतलब यहां पर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ज्यादा एनर्जी का मतलब कम वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब बड़ी वेवलेंथ आपको नजर आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको नजर आते हैं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर हेक्सागन में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर अब्सॉर्ब होगा तो कौन सा कलर आपको नजर आएगा। ये बात याद रखनी है। ऐसा नहीं होता कि आपको रेड कलर अब्सॉर्ब हो रहा है तो रेड कलर नजर आएगा, नहीं, ये याद रखना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इंडिगो छोड़ दो, बाकी सबको रख लो यहां पर। इंडिगो छोड़ के अगर मैं यहाँ पे वायलेट, वायलेट के बाद इंडिगो छोड़ दीजिए, ब्लू, ब्लू के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब आपको याद रखना है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर हेक्सागन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हेक्सागन है। You are not इसका visible. मतलब ये है कि अगर कोई क्या करेगा, येलो को अब्सॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखेगा, वायलेट अब्सॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा। ठीक है, यहां पर देखो, रेड अब्सॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन अब्सॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा, ब्लू अब्सॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज अब्सॉर्ब करेगा तो दिखेगा। तो ये जो आपको यहां पर रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये ग्रीन वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहा है, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये आपको क्रिम्सन रेड नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, यहां पर देखो ये ब्लू जो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है, अगर ये ब्लू नजर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? ऑरेंज और रेड, यानी ये लंबी वेवलेंथ यानी कम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो ज्यादा एनर्जी विजिबल होगी, और अगर ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो कम एनर्जी विजिबल होगी। ये बात याद रखना है। तो इनके कलर याद करना बड़ा आसान होता है। यानी ऊपर से नीचे जाएंगे आप कैल्शियम में भी, तो आपको मालूम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, दे डू नॉट शो एनी कलर, वो कलर शो ही नहीं करते, उन्हें अल्कलाइन मेटल भी नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हुए मॉडर्न डेफिनेशन में दे आर नॉट अल्कलाइन। अगर बात करूं मैं किसकी, नीचे वालों की, कैल्शियम ब्रिक रेड देता है,
क्योंकि वो क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, तो रेड कलर देगा वो। नीचे जाने पे वो ग्रीन कलर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रेड को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए बैरियम पे चले जाते हैं। तो ये आपके लिए रटने की नहीं, डोंट ट्राई टू क्रैम थिंग्स, मगअप नहीं करना है, चीजों को पकड़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू फाइंड अ लॉजिक। अगर लॉजिक नहीं है तो केमिस्ट्री इज वेरी वेरी हेडिक बच्चों, फिर तो केमिस्ट्री आपके ये हेडिक क्रिएट कर देती है। तभी आता है आपको, देखो यहां पर आप जितने चाहे डिस्कशन कर लें, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में जो चाहे डिस्कशन आप जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। क्योंकि एक अप्रोच है अपनी, मेरी अप्रोच ये है कि हमने केमिस्ट्री को रटा नहीं है, समझा है एट द टाइम ऑफ 11th एंड 12th ओनली। वहीं से रटना बंद कर दिया था, समझना शुरू किया, तो इट बिकेम इजी। बट इफ यू ट्राई टू क्रैम थिंग्स के ये चीज मुझे नहीं आती है तो मैं ये याद कर लूंगा, याद करने की कुछ चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी एंड एफ ब्लॉक, इसके अलावा कोई ज्यादा याद करने की चीजें नहीं। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट में वीक टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्यों बनाते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। जितना साइज बड़ा होगा उतना कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जितना साइज छोटा होगा, जो छोटे लोग होते हैं दे, है ना, दे मेक थिंग कॉम्प्लेक्स। जो बड़े होंगे चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी रखेंगे बिल्कुल। ये नॉर्मल लाइफ में भी लगता है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन नॉर्मल लाइफ टू, राइट। तो आगे बढ़ते हुए, इजी है बिल्कुल, कोई इश्यू आपको तो बताइए प्लीज मुझे। अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में याद रखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है लास्ट पी सबशेल। लास्ट पी सबशेल में जाता है। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के ऑल एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट पी ब्लॉक। जितने भी ग्रुप 13 से लेकर बच्चों, और अगर हम लोग बात करें ग्रुप 18 तक, दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट, दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6। आप ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, NS2 एंड देन NP1, नेक्स्ट में NS2 देन NP2, देन NS2 देन NP3, देन नेक्स्ट NS2 NP4, नेक्स्ट NS2 NP5, नेक्स्ट में आ जाता है NS2 एंड NP6। so here we go, these are called boron family elements: boron, aluminium, gallium, indium and thallium. These are carbon family: carbon, silicon, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट में आ जाए, अगर हम बात करें ये 2p3 हाफ फिल्ड वाला जो है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो ये आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये टिपिकल मेटल्स हैं, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे वाले तो चाहे आयोडीन ही क्यों ना हो, मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाता है उसके अंदर। आयोडीन के अंदर थोड़ा सा, इतना सा मेटालिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटी। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाता है नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो याद रखना है, ये तो नोबल गैसेस हैं, उनको तो भूल जाइए। आप लोगों को यहां तक की बातें याद रखनी है कि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम रहती हैं। कुछ बदलती हैं लेकिन मोस्टली सेम रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। डिट्टो सेम नहीं है, ट्विंस में भी थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, तो इनमें तो होगा ही होगा। आगे बढ़ते हुए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सब के सब एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर इनको रखा गया है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल्स। मेटल्स कौन से हैं? अल्यूमिनियम, आप देखिएगा, हेलियम, ये मेटल्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सम नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट में आ जाते हैं
एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड में देखिए जर्मेनियम इज अ वेरी गुड मेटलॉइड, एंटीमनी इज अ मेटलॉइड, बिस्मथ इज अ मेटलॉइड, टेलुरियम इज अ मेटलॉइड, दीज आर मेटलॉइड। ऑर्सेनिक इज अ मेटलॉइड, ये मेटलॉइड में आ जाते हैं। तो याद रखना है कि इट कंटेन्स ऑल, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, लिक्विड भी है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड। सॉलिड भी है, सॉलिड में आयोडीन इज अ सॉलिड, और गैस भी है, फ्लोरीन इज अ गैस। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर मिलते हैं और सारी फिजिकल स्टेट भी मिलती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसको मेनली रिप्रेजेंट करते हैं। आप चेक करो, अगर मैं अपने पीछे देख रहा हूं तो ये जो आपको दीवार में अभी नजर नहीं आएगी आपको, ये पूरी दीवार क्या है जो जिसपे ये बोर्ड लगाया है, ये पूरी दीवार क्या है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बनी हुई है। आप देखिए जितने भी आपको चीजें नजर आ रही हैं सब में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना? ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, याद रखना। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहली बात, इनमें क्या हो जाता है? अब बीच में एक बार आपसे बात तो कर ली जाए, लगातार चीजें अगर मैं पढ़ाता ही जाऊंगा तो कैसे चलेगा? सो हाउ मच of this particular which is being taught are you understanding? Is it clear? Everything is clear or all clear? सब सर से जा रहा है? Anybody? प्लीज एक बार जल्दी से आप लोग पॉइंट आउट, जल्दी रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। वी विल, अभी तो ये बिल्कुल बेकार आप मान के चले केमिस्ट्री में, दिस इज द वर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। जिसमें इंटरेस्ट आपको आ रहा है अगर, तो इट इज अ गुड थिंग, बट इट इज अ वर्स्ट चैप्टर। इसके आगे के चैप्टर तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारे चैप्टर अच्छे हैं। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वो भी पीरियोडिक टेबल, तो इसमें भी इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है तो मान के चलिए, अगर थोड़ा भी स्लगिश आपको लगेगा इसमें तो मान के चलिए ये बॉटम है, बॉटम पे है हम लोग स्लगिशनेस की, क्योंकि उसके बाद तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू, किसमें एंटर करता है? एंटर इनटू, किसमें एंटर कर जाता है? इनटू n-1। n-1 को कहते हैं, देखो आप याद रखना है, लास्ट वाली शेल इज वैलेंस शेल, सेकंड लास्ट इज पेन अल्टीमेट, किसको बोलेंगे? पेनल्टीमेट। जो थर्ड लास्ट है दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट, ठीक है? तो याद रखना है अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो ये किस में जा रहा है? पेनल्टीमेट में जा रहा है। तो याद रखना है इंटू n-1 डी सबशेल, n-1 डी सबशेल में एंटर करता है। तो दीज, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? दे हैव बीन प्लेस्ड, दे हैव, ऑल एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड, इनको कहां पे रखा गया? प्लेस बिटवीन, बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सैंडविच है ये, इनका सैंडविच बन चुका है। ये एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एग्जैक्टली बीच में होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहां पर देखते हुए बच्चे प्लीज नोट करना है छोटी छोटी चीजें। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट कीजिए, इनमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D में जा रहा है तो उसे बोलेंगे 3D सीरीज, 4D में जा रहा है तो 4D सीरीज, 5D में जा रहा है तो 5D सीरीज, 6D में जा रहा है तो 6D सीरीज। तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? ये n-1 है, तो n पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? अगर पीरियड पूछा जाए आपसे तो पीरियड कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? n-1 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1 3 है,
तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है। तो याद रखना है जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो फोर्थ पीरियड से तो स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड एंड टिल सेवेंथ पीरियड वो होते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, देर इज नो डी ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से तो ये स्टार्ट होते हैं। अब देखो, अगर बात करें 3D सीरीज की, अगर हम लोग बात करें तो 3D सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, स्कैंडियम से जिंक तक। यानी अगर एक लाइन में मैं बोलूं आपसे तो जेई और नीट के सिलेबस में यही है, इसको बोलते हैं हम लोग, एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इसके लिए, शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन। शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, तो याद रखना है 3D सीरीज। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पे देखिएगा यट्रियम से कैडमियम तक, दीज आर 4D सीरीज एलिमेंट और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स। लेंथेनम से मर्क्यूरी तक, दीज आर फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स। और एक्टिनियम से यूयूबी तक, कॉपरनीशियम तक, दीज आर सेवेंथ पीरियड एलिमेंट्स और 6D सीरीज एलिमेंट्स। तो ये बात याद रखनी है, दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार पूछ लिया था कि आयरन +4 में है, तो बताइए क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, सॉरी जिंक +3 में है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नो, इट कैन नॉट बी ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज जिंक डज नॉट एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही चीज है देखो यहां पर, इन एनी स्टेबल स्टेट, एनी स्टेबल स्टेट, अगर स्टेट स्टेबल नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। सो फॉर an element to be a transition element or to be called as transition element, it should have incomplete d subshell either in elemental state or in stable oxidized or oxidation states। कंपाउंड के अंदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इट शुड हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, पार्टली फिल्ड डी सबशेल। तो यहां से जरा वन बाय वन इसे पढ़ लेते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो याद रखना है, इफ देर इज अ स्टेट it should be stable oxidation state, if it is not stable oxidation state you cannot call it transition element। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, अब बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां से हम कल से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर क्लास आवर लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली। कल से इसके आगे बढ़ जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल, सीधे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ जाएंगे, कैसे किसी ग्रुप को आप प्रिडिक्ट करते हो, कैसे किसी पीरियड को आप प्रिडिक्ट करते हो, इसके बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर तो मान के चलिए 2 से 3 लेक्चर में हम इसे अच्छे से खत्म करेंगे। वी विल टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली। व्हाई? बिकॉज 11th में ये आपके काम आएगा। ये गेट वे है टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच, होप यू गाइज लव दिस सेशन। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तो सी यू टुमारो बच्चों। चलिए टेक केयर। आप लोग, मेरे से शायद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, सो यू कैन जस्ट सर्च, आप गूगल भी करेंगे अश्विनी त्यागी तो यू विल, थैंक्स फॉर, चलिए थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।